एम्फी के आंकड़ों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। क्या स्मॉल और मिड कैप फंड्स में निवेश पर अब रिस्क बढ़ गया है और ऐसे में लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा सही रहेंगे क्या? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान चिराग मुनी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। थैंक यू सो मच चिराग, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो चिराग से हम उनका व्यू भी जानेंगे और आपके पोर्टफोलियो पर भी उनसे हम राय लेने वाले हैं। सो चिराग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, आज आपने वक्त निकाला। साथ ही में शो के सेकेंड हाफ में मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ने वाले हैं, अंकित जैन, सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, और इनसे हम बात करने वाले हैं कि मिरे ने अपनी एक स्कीम में बदलाव किया है। क्या है ये बदलाव? और मैं बात कर रही हूँ मिरे लार्ज एंड मिड कैप स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम को हम समझने वाले हैं अंकित जैन जी के साथ, जो थोड़ी देर में मेरे साथ होंगे। पर फिलहाल चिराग मुनी से बातचीत शुरू करते हैं। और अगर आप भी चिराग से अपने पोर्टफोलियो पर व्यू चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए या फिर यूट्यूब पर लाइव अपने सवाल पूछिए। वेलकम चिराग। आई वांट टू स्टार्ट विद दिस कि जुलाई में हमने देखा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम जो है फिर से एक अपवर्ड ही हमें नजर आ रहा है, 64 लाख करोड़ के आसपास जो है यहाँ पहुंच रहा है। लेकिन जुलाई में इक्विटी में इनफ्लो में जो हम गिरावट देख रहे हैं 8% की, ये आपको वरी कर रहा है? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह रही है? नमस्कार प्रियंका, फर्स्टली थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया एंड आपको आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा, ऑफ कोर्स बहुत रिकॉर्ड हाई पे 65 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहुंच गई है और बहुत इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 6% की एक्चुअली एयूएम इंक्रीज है। और अगर आप सालाना देखें तो 46% की आपकी एयूएम ग्रोथ रही है। और इसका फैक्टर काफ़ी सारे फैक्टर रहे। एक फैक्टर ऑफ कोर्स है कि मार्केट ने ही अच्छा किया और परफॉर्मेंस दिया है, बट अगर आप लार्ज पार्ट देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मार्केट में, जैसे कि आप बता रहे थे, जो एसआईपी के द्वारा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस अपस्विंग पे है और ऊंचाई पे चढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो लास्ट जुलाई में ही 23,000 करोड़ की एसआईपी आई है। जैसे ये 60 लाख 65 लाख करोड़ हम बताते हैं, उसमें से 30 लाख करोड़ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में है। अगर आप फोलियो नंबर्स, आप जो नंबर ऑफ फोलियोज जो नए निवेशक आ रहे हैं, अगर आप देखें तो क्लोज टू 20 करोड़ फोलियो पहुंच गए। अगर आप 10 साल पहले अगर यही नंबर देखते, इक्विटी में 13 करोड़ अभी आ रहे हैं और पहले और 3 करोड़ फोलियोज जो थे वो इसमें थे, इक्विटी में थे 10 साल पहले। सो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारा निवेशक हो रहा है। ऑफ कोर्स एक छोटा डिप, जैसे कि आपने बताया कि 37,000 करोड़ की इनफ्लो आई है इक्विटी में और थोड़ा डिप आया है, बट हमें हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये लास्ट मंथ एक्चुअली रिकॉर्ड हाई 40,000 करोड़ की निवेश हुई थी नेट इनफ्लो। तो एंड उसके पहले अगर आप जाओ तो अबाउट 34,000 करोड़ हुई थी, अगर उसके पहले के महीने में जाए। और जनरली जैन से अगर आप देखें तो 18-20 करोड़ की नेट इनफ्लो इक्विटी में आ रही थी। तो ऐसे देखा जाए तो पैसे तो एक छोटा डिप आया है फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई, नंबर वन। दूसरा, हमको देखना चाहिए कि ये जुलाई के महीने में बहुत सारे इवेंट्स थे, जैसे कि बजट है, आपका इलेक्शन है। तो उस समय क्या होता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, तो काफ़ी सारे निवेश साइड लाइन पे होते हैं। तो वो ज़्यादा निवेश करना नहीं चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इवेंट का क्या क्या हो रहा है और हम फिर आएंगे वापस। सो ओके। एक ये भी एक फैक्टर होता है। और एक अगर आप फैक्टर देखें तो जो जून के महीने में 9 न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओज आए थे। और वहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कुछ 13-14 हज़ार करोड़ की उन्होंने मोबिलाइज किए थे। और वही चीज़ अगर आप देखो तो सिर्फ 2 फंड जुलाई में आए थे, जिसमें 7-8 हज़ार, आई थिंक 8-9 हज़ार करोड़ कुछ आए थे। तो ओके। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ भी आया था कि न्यू फंड ऑफर भी कम थे। सो ये मेरे हिसाब से ये सब आप देखेंगे तो ओके, ये दैट वाज द। चलिए। सो न्यू फंड ऑफर्स कम रहे, वॉलेटिलिटी रही बाजार में, जुलाई में एक्शंस काफी रहा और जून में हमने एकदम रिकॉर्ड इक्विटी में इन्फ्लो देखा। सो उन सब का एक आप शॉर्ट टर्म ब्लिप यहाँ पर मान रहे हैं। और फिर अगस्त की शुरुआत तो ऐसी हुई है कि बहुत सारे एनएफओज भी इस महीने में हैं। सो चिराग, मुझे ये बताइए कि जब शेयर बाजार की तेजी में हमने देखा स्मॉल एंड मिड कैप फंड सभी के डार्लिंग थे, बम्पर रिटर्न भी दिया, लेकिन अब जिस तरह से हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं बाजार में, क्या इन स्कीम्स में अब रिस्क बढ़ गया है? इनसे आप दूर रहने की सलाह देंगे?
इसके काफ़ी सारे पहलू होते हैं। अगर आप देखें तो हमने एक स्टडी किया था 2023 के पहले कि आप जब भी लार्ज कैप, जो स्मॉल और मिड कैप अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज कैप को 5 साल, कोई भी 5 साल का पीरियड लें, और जनरली जब भी 5 साल में अगर अंडर परफॉर्म किया है तो अगले 3 साल बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और जो कि हुआ, अगर आप देखें तो लास्ट 1 1.5 साल से बहुत अच्छा कर रहा है, नंबर वन। सो इसी की वजह से ये ऊपर आया है। दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से ऊपर जा रहा है। अगर आप देखें तो अर्निंग्स कंपनी की भी बड़ी है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर आप अर्निंग्स देखें 2020 से लेके या अभी तक ऑलमोस्ट काफ़ी की डबल हो चुकी है। तो अगर अर्निंग्स डबल हुई है तो परफॉर्मेंस आना तो बनता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट लिक्विडिटी जो आपका फैक्टर है, बट अर्निंग्स भी है। दूसरा एक हम तरीका जो देखते हैं वो है कि आज का जो वैल्यूएशन है वो आपका एकदम एक्सपेंसिव है, या फिर या फिर ये सिर्फ एक फ्रॉथ है कि ये मतलब सस्ता है, या फिर एक फ्रॉथ है कि ये सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से बढ़ रहा है। उसका एक सिंपल कंप्यूटेशन हम करते हैं कि आज की जो उनकी अर्निंग्स है लास्ट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स आने वाली है, उस पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म अगर पीई अगर आप लगा दे तो उसका क्या इंडेक्स लेवल बनता है मिड कैप स्मॉल कैप और निफ्टी का। और वो हिसाब से हम चेक करते हैं कि वेदर फ्रॉड है कि नहीं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आप निफ्टी की अगर देखो तो ईपीएस नंबर जो हम अर्निंग्स बोलते हैं वो 1012 हुई थी लास्ट ईयर की। एंड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है अबाउट 1200 की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। अगर वो 1200 की एक्सपेक्टेशन पे अगर एवरेज पी अगर 20 का ले, जो 1 ईयर फॉरवर्ड पी हम बोलते हैं, तो आइडियली निफ्टी शुड बी अराउंड 22 23 22,700 सो। बट हम 24,300 पे बैठे तो एक 3 4% की फ्रॉथ बोल सकते हैं। ओके। सिमिलरली हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में भी चेक किया तो वहां पे एक 8 10% का फ्रॉड है। बट इतना भी बड़ा फ्रॉड नहीं है कि हमको डरने की आवश्यकता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है आपको ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ज़्यादा लार्ज कैप में रखना चाहिए अभी, विच इज़ अबाउट 50 55% आप लार्ज कैप में रख सकते हैं। बट आगे भी बहुत अर्निंग्स का पॉसिबिलिटी है मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। तो आपकी 20% मिड कैप और 20 से 25% स्मॉल कैप में आप रख सकते हैं। तो ये एक ओके। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अभी आप बना सकते हैं। अभी इतनी भी डरने की जरूरत नहीं है जितना जो लग रहा है हमको। ओके, लेकिन फ्रॉथ है ये, आपने बहुत अच्छे से मुझे कैलकुलेशंस के सहारे भी समझाया चिराग। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि लार्ज एंड मिड कैप ये एक कैटेगरी है जो उभर रही है। आपको लग रहा है कि जब बाजार जो है वो उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो है वो एक अच्छी पिक हो सकते हैं, थोड़ा स्टेबल रहते हैं? मैं कहूँगा कि सेबी ने जब कैटेगराइजेशन किया था 2017 में, तो डिफरेंट कैटेगरीज थे। जैसे ये लार्ज एंड मिड कैप में 35% लार्ज कैप में जाता है, 35% मिड कैप में जाता है, कंपलसरी फंड मैनेजर को रखना पड़ता है। बट रेस्ट जो है वो कहाँ भी डाल सकता है। तो आप एक कैटेगरी वाइज एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, आपको ओवरऑल अंडरलाइन आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे कितने लार्ज कैप है, कितने मिड कैप है, कितने स्मॉल कैप है। आपको एक बास्केट ऑफ कैटेगरीज, जैसे फ्लेक्सी कैप खरीदेंगे आप तो अक्रॉस मार्केट कैप्स फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होता है कहाँ पर डालूं। या फिर अगर आप लार्ज कैप में डालेंगे तो 80% लार्ज कैप में ही होता है, बट 20% कहाँ और हो सकता है। तो अंडरलाइन लेवल पे मैं जो बोल रहा था वो आपका एक 55% लार्ज कैप होना चाहिए, और मिड कैप आपका पर 20 25% और 20 25% स्मॉल कैप होना चाहिए। आपकी जो बास्केट ऑफ फंड्स बहुत इजी तरीका होता है अगर आप अंडरलाइन देखें, बिकॉज सेबी ने क्लियरली डिफाइन किया है जो टॉप 100 स्टॉक्स है वो हो गए आपके लार्ज कैप, आपके अगले 150 स्टॉक मिड कैप हो गए, और 250 और बियॉन्ड इज ऑल स्मॉल कैप। तो आप खाली अंडरलाइन पोर्टफोलियो देखेंगे और आप मार्क करते जाएंगे कितना लार्ज और मिड है, आपको समझ में आ जाएगा। सो एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे रहना इट मे नॉट बी द राइट थिंग टू डू। आपको ओवरऑल 4 5 कैटेगरी लेके पूरा पोर्टफोलियो बना के देन इट कैन क्रिएट के आपका जो एडिशनल रिटर्न इंडेक्स के अबाव मिल सकता है वो आप कर सकते हैं। ओके, सो चिराग, एक एक क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूँगी, यूट्यूब से लाइव है और ये मेरा भी सवाल था अगला। तो भीम सिंह जी ने ये सवाल पूछा है तो उन्हीं के क्वेश्चंस को आपके सामने रखते हो। भीम सिंह पूछ रहे हैं कि मुझे सिप करना है और मैं समझ रही हूँ कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होंगे, तो बताइए किस तरह के फंड्स में मुझे अभी पैसा लगाना चाहिए। सो अभी जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है, जो ग्लोबल क्यूज हैं वहाँ से कुछ वरीज भी आ रहे हैं, ऐसे में भीम सिंह जैसे निवेशक अगर आपसे पूछें कि मुझे किस तरह का निवेश करना चाहिए, मैं सिर्फ पहली बार करने वाला हूं, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? नमस्कार ऋषभ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मार्केट जो ग्लोबल रिस्क हम देख रहे हैं
और बहुत सारी न्यूज़ हम देखते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है कि कैसे करें। बट सी आपका लंबे अवधि का पैसा है, तो अभी भी इंडियन मार्केट में बहुत सारा स्टीम है। और अगर आप जीडीपी देखें तो 6-7% की जीडीपी, और नॉमिनल इन्फ्लेशन आपका इन्फ्लेशन देखें तो 4-5% की इन्फ्लेशन। तो एक 10-12% पे तो अपनी नॉमिनल ग्रोथ ही होने वाली इकोनॉमी की, और वो ऐसे समय में इक्विटी आपको 10-12% रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और चालू करना चाहिए। दैट इज नंबर वन, एट इवन एट दीज लेवल्स। कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? सिंस आप शुरुआत कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा पैसे मेरे हिसाब से लार्ज कैप में होने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। और बाकी आप तो थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल आपका जो अगर आप डिपेंड्स आपके पास कितने पैसे हैं, बट अगर ओवरऑल जमा पूंजी के मेरे हिसाब से अगर 5 साल का अगर आपके पास होराइजन है, तो आप 70-80% इक्विटी में रख सकते हैं। और 20 से 25% अगर आप डेट में रखेंगे, तो आपका एक स्टेबल पोर्टफोलियो, बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। और वो आपको एक 12% की 5 साल में देने की बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। जो इक्विटी पोर्शन है उसको आपको अगेन, जैसे मैं कह रहा था कि एक अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो उसका एक मिश्रण करके आपको एक दो तीन, डिपेंड ऑन द आपकी कितने जमा पूंजी है, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक लार्ज कैप जिसमें ज़्यादा डाल सकते हैं आप, और थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप जिसमें बाकी के पैसे आप डाल सकते हैं। ओके, सो चिराग, आजकल मल्टी कैप जो हैं वो काफ़ी बाजार में हैं, नए मल्टी कैप भी आ रहे हैं जिसमें आपके लिए जो कंपनी और फंड मैनेजर वो ऑलरेडी वो जो है अलग अलग कैपिटलाइजेशन के शेयर में निवेश करते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। क्या एक नए इन्वेस्टर के लिए आप उसे बेटर स्कीम मानेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा चॉइसेस में नहीं करना है और वो एक स्कीम के जरिए सभी तरह की डाइवर्सिफिकेशन उनके पोर्टफोलियो में आ रही होगी? बट जैसे मैंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन है 25 लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप। बट बाकी के 25% फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं वो अंडरलाइन पोर्टफोलियो चेक करना जरूरी है कि बाकी के 25% अगर ज्यादा स्मॉल कैप के टूवर्ड्स स्क्यूड है, तो शायद मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, आप वो नहीं कर रहे। उससे बेटर है कि आप आपका स्कीम, आप जो पैसे है वो डिवाइड करिए कि लार्ज कैप फंड में 80% होता है तो उतना डालिए, और बाकी के स्मॉल और प्योर स्मॉल और मिड कैप फंड में डालिए। बिकॉज मल्टी कैप बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन वो दैट कैन बी वन ऑफ द कैटेगरीज, नॉट द ओनली कैटेगरी। ओके, सो फाइन, भीम सिंह जी समझ गए होंगे आप। आपको जो है डाइवर्सिफाई करना है, उसके लिए आपके पास एक लार्ज, मिड और स्मॉल अलग अलग रहे तो वो बेहतर रहेगा। 70% पैसा इक्विटी में डालिए, बचा हुआ जो है 25 से 30% डेट में डालिएगा, सब कुछ इक्विटी में नहीं डालिएगा। ये हमारे एक्सपर्ट की सलाह है। और अब मेरे साथ विकास जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर उड़ीसा से। हेलो विकास जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत ठीक हूँ मैम। ओके, चलिए मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार पढ़ देती हूँ विकास जी, फिर आप चिराग से अपना क्वेश्चन पूछेगा। तो विकास होल्ड करते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड, 4000 का निवेश हर महीने कर रहे हैं। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 3000 का निवेश कर रहे हैं। एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 2000 का निवेश कर रहे हैं। ओके, सारे एसबीआई के फंड्स बहुत सारे हैं। एसबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1000 का निवेश। एक और एसबीआई की स्कीम जो है लार्ज एंड मिड कैप फंड, 2000 का निवेश यहाँ पर कर रहे हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ईएलएसएस फंड में 1000 का निवेश है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड में 3000 का निवेश है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 1000 का निवेश है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 का निवेश है। ओके, सो विकास जी, आपने बहुत सारे जो है एसबीआई की ही स्कीम्स चुनी है और फिर 3 आपने एचडीएफसी की स्कीम चुनी है। तो आपको ये दोनों फंड हाउसेस अच्छे लगते हैं? और वैसे आप निवेश किस गोल के लिए कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैम, निवेश करना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं चाहता हूँ, और मैं फाइनेंशियली फ्रीडम भी होना चाहता हूँ बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो इसीलिए मैं बहुत सारे फंड चुना हूँ, और रिसेंटली जो एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो स्विच में कर चुका हूँ लॉन्ग टर्म इक्विटी ईएलएसएस फंड में। ओके, तो आपके पास ईएलएसएस क्यों है? क्या आप ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत टैक्स भरते हैं और ईएलएसएस से आप टैक्स छूट का फायदा ले रहे हैं? हाँ जी मैम, इसीलिए। ओके, सो ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत आप टैक्स भरते हैं, दैट्स व्हाई आपने ईएलएसएस लिया है। और आप कुछ और एडिशनल लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विकास जी? नहीं मैम, एडिशनल तो कुछ नहीं, वही से जो फंड मेरा चल रहा है अभी उसमें स्टेप अप में करना चाहता हूँ। लेकिन जो बहुत सारे मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है बहुत सारे फंड्स में,
वो मुझे कंफ्यूजन कर रहा है कि इतने सारे फंड की जरूरत मुझे है या कुछ स्पेसिफिक फंड्स है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूँ। ठीक है, और आपने ये कहा ना फाइनेंशियली आप फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड थॉट विकास जी, हम चाहेंगे आप ज़रूर पढ़ें और चिराग जैसे एक्सपर्ट इसलिए आते हैं कि आपकी मदद कर सकें। चिराग प्लीज़ हेल्प विकास जी। अब मैं देख रही हूँ 9 स्कीम्स हैं इनके पास, इनके पोर्टफोलियो में, खुद भी कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत है, और आप क्या सुझाव देंगे विकास को? सी सी बिल्कुल। पहली बात तो सराहना करना चाहूँगा कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के द्वारा, जो बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने लिया है। और वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक उन्होंने सही पहचाना है कि क्योंकि एसआईपी कर रहे हैं, शायद एसआईपी में हमको 8-9 स्कीम की ज़रूरत ना हो। अगर आपका एक लमसम एक बार बन जाता है, तो उसमें अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो 10-12 स्कीम की बनाएं तो भी बनता है। तो मेरे हिसाब से कि आप थोड़े स्कीम्स आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें मैं देख रहा था कि आपके इंडेक्स फंड में भी पैसे लगे हुए हैं। जनरली इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आपको जो अल्फा यानी कि जो एक्सेस रिटर्न जो इंडेक्स के ऊपर होता है, वो एक्टिव फंड मैनेजमेंट आपको दे देता है, और आज की तारीख में वो बन भी रहा है 3 से 4% ऑन द लॉन्ग टर्म। तो आपको इंडेक्स फंड शायद आप कम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आपके प्रियंका आपने सही फरमाया कि ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन एक एएमसी पे है, विच इज एसबीआई में ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। तो उसमें भी हमको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि सभी एसबीआई के फंड में ना डालें। एसबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत ही अच्छा फंड है, नो डाउट अबाउट इट। एट द सेम टाइम उनको देखना चाहिए कि कंसंट्रेशन उनका कितना हो रहा है एट द फंड लेवल। सो मेरे हिसाब से कोई भी एएमसी में आपको 15 से 20% से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना आपको डाइवर्सिफिकेशन रिस्क आपका मिटिगेट करना पड़ता है। प्लस आपने जैसे कहा ईएलएसएस स्कीम्स में अगर आप निवेश करते हैं, अच्छा ही है। अगर आपको एटीसी का वो मिलता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपका 1,50,000 का जो लिमिट है, अगर वो ब्रीच हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वही पैसा आप अगेन एंड अगेन इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 साल में, जैसे आपका पैसा फ्री हो जाए। सो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप 2-3 फंड कम कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपने जो सोचा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्ट करने, आपका गोल के लिए 20 साल के लिए, ये बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन आपने लिया हुआ है। ओके, सो अगर स्कीम्स कम करनी होगी तो आप कौन सी कम करेंगे? आपके पास पोर्टफोलियो है सामने चिराग, कौन सी स्कीम से आप विकास को सजेस्ट करेंगे एग्जिट करें? जैसे कि मैं कह रहा था, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एक है, और जो आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड है, वो आप आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, वो भी आप निकाल सकते हो। और एसबीआई ब्लू चिप फंड, ये भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं। आई थिंक बाकी के फंड अच्छे चल रहे हैं, तो उसमें होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और स्कीम पर हमसे लाइव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चिराग प्लीज हेल्प दिस व्यूअर। Yes. पप्पू यादव जी Yes. पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं एक्सिस के बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। एक सेक्टोरल थीमेटिक बेट है बिजनेस साइकिल फंड जब कंपनीज लेकर आती हैं, आपको कैसा लगता है? पप्पू यादव को आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी यादव जी नमस्कार। मैं कहूँगा कि ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स जब मार्केट अच्छा करता है तो बहुत बढ़िया है, बट क्या होता है कि ये बहुत साइक्लिकल होता है, इसकी बहुत साइकिल होता है, और म्यूचुअल फंड को कांस्टेंट आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि एंटर कब कब करो, एग्जिट कब करो। शायद आपकी एंट्री सही हो जाए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोविड में फार्मा फंड बहुत ही बढ़िया कर रहे थे। तो अगर आप कोई कोविड में, मिड कोविड में किसी ने फार्मा फंड में किया होता, 1 साल बहुत ही बढ़िया किया, लेकिन वही फंड अगर मैं होल्ड करता 4 साल के लिए, तो उसकी रिटर्न इतनी खराब आई है कि ना एवरेज पूरा गिर गया है। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड में कम ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे पहले के दर्शक बता रहे थे, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक थीम है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ब्रॉड थीम है, जहाँ पे आपको 8-9 सेक्टर मिल जाते हैं एक साथ। इट्स नॉट वन सेक्टर। ये जो बिजनेस साइकिल फंड में, उसमें स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। अगर बहुत बहुत सारे सेक्टर्स कवर हो रहे हैं तो फाइन, बट अदरवाइज एक पर्टिकुलर थीम और सेक्टर में टाइमिंग का बहुत इशू आ जाता है एंट्री और एग्जिट में। मैं कहूंगा कि ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें, वो बेहतर रहेगा। ओके, चलिए अब हम संजीव जी से बात करने वाले हैं। संजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजीव जी, मनी 9 में स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी नमस्कार मैम, मैं पटना बिहार से बोल रहे हैं। अरे बहुत स्वागत है पटना वालों का मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर। आप देखते हैं हमारा शो?
बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, बिल्कुल। चलिए। तो मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ देती हूँ संजीव जी, फिर आप अपना सवाल पूछिएगा। जी जी संजीव जी। जी का निवेश अभी हो रहा है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में, जहाँ पे ये 2000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में भी संजीव जी का निवेश है 2000 रुपए का। क्वांट मल्टी एसेट फंड में इनका निवेश है 2000 रुपए का। टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड में 2000 का निवेश है। ओके, HDFC डिफेंस फंड में 2000 का निवेश है। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप होल्ड करते 2000 का निवेश इसमें हर महीने कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में लमसम निवेश इन्होंने 10,000 का किया है। और इसी तरह मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया इंडेक्स फंड में भी इन्होंने लमसम निवेश किया। सो दो डिफेंस फंड हैं आपके पास, मोतीलाल ओसवाल और HDFC। एक में लमसम निवेश है, एक में आप सिप कर रहे हैं। ठीक है, जी जी। बताइए क्या मदद करें संजीव जी, आप क्या पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? मेरा 10 साल का व्यू है मैम, जी, और 50 लाख रुपया मेरा रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना है। ओके। और मेरे पास यही पोर्टफोलियो है। इसमें क्या क्या और सुधार किया जा सकता है कि इसके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है? तो आप अभी 12,000 रुपए की सिप कर रहे हैं प्रति माह, ठीक बोला? जी जी जी। ठीक है, 12,000 की सिप है और 2 लमसम निवेश है। ओके, सो जी। संजीव जी आप जी 50 लाख इकट्ठा करना है 10 साल में। जी। और मोतीलाल ओसवाल मैम, अभी NFO जो आया था उस समय 10,000 इन्वेस्ट किए थे। हाँ हाँ, और इसके बाद डिफेंस फंड भी मेरा नया है, बिल्कुल अभी इसमें ज्यादा दिन से हम नहीं है। जो अभी बंद कर कंपनी रहा भी था अभी ही SIP। लेकर आई है, तो NFO में ही शुरू किया था, उसमें भी क्या? नहीं नहीं, HDFC डिफेंस में अभी जस्ट हम इन किए हैं, जब SIP भी बंद करने जा रहा था। हाँ ठीक, तो उसके पहले आपने लिया। ओके, जी ठीक जी है। जी। चलिए, सो आपने एकदम फ्लेवर ऑफ द सीजन जो है ना, डिफेंस फंड सारी कंपनियां भी ला रही हैं और काफ़ी लोग काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं। पर क्या ये सही है? चिराग मुनि जी से पूछते हैं। चिराग, आपको कैसा लग रहा है? सो व्हाट आई रियली लाइक, संजीव जी बहुत क्लियर हैं कि भैया अभी मैं ये निवेश कर रहा हूँ, मुझे 50 लाख तक ये निवेश पहुंचा देगा क्या 10 साल में? सो संजीव जी नमस्कार। आई थिंक आप पहली बात तो मैं आपको सराहना करना चाहूंगा कि आपने एक टारगेट रखा है। बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ इन्वेस्ट करने रखते हैं और हमको पता नहीं हम कहाँ पहुंचने वाले। तो अगर आप एक ऑब्जेक्टिव रखेंगे और टारगेट रखेंगे, वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपको एक समझ में आता है कि अगर मेरी ऑब्जेक्टिव 50 लाख की है तो मैं स्ट्रैटेजी क्या बनाऊं उसकी। और वो हिसाब से आपने शुरुआत की है, जो बहुत बढ़िया है कि आप 12,000 की SIP कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप सिंपल एवरेज 12% की रिटर्न भी बन जाए, जाकि ओवरऑल एवरेज रिटर्न निफ्टी की 13-14% रही है और म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं, बट अगर हम कंजर्वेटिव लेके भी 12% पे चले, तो आपका एक अगर आपके पास 10 साल है तो 28 लाख रुपए की आपकी राशि बन जाएगी। तो मैं कहूँगा कि अगर हमको 50 लाख पहुंचना है यही रणनीति लेके, तो आप अगर सिर्फ 15% से आपका इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर बढ़ाएंगे, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये पे अगर आप 15% ऐड करेंगे हर साल, तो आपका 12% पे 10 साल में वही 50 लाख रुपए हो जाएंगे। और अगर आपके पास 15 साल है तो आप 60 लाख रुपए बन जाएंगे 10 साल में। और 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट 1.42 करोड़ आपके बन जाएंगे अगर आप स्टेप अप 15% से हर साल करते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है। आपने सही दिशा ली है। तो मेरे हिसाब से एक आप 15% से ग्रोथ चालू कर रखिए, हर साल ऐड करिए, तो आपके 50 लाख का जो टारगेट है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अगर आप स्पेसिफिक फंड की बात करें तो जो मैं आपका पोर्टफोलियो जो देख रहा हूँ, कोटक HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। बिकॉज हाइब्रिड फंड जो आई मीन जो ये बैलेंस एडवांटेज होता है वो डेट में भी डालता है, इक्विटी में भी डालता है। मेरे हिसाब से अगर आपको 12% कंजर्वेटिवली चाहिए तो प्योर इक्विटी फंड खरीदनी चाहिए। तो अगर मैं बताऊं तो ये दो तीन चार फंड है, आप देख सकते हैं। इवन डिफेंस फंड ने बहुत बढ़िया किया और आपने सही किया है, सही समय पे डाला है। बट जैसे मैं कहा बता रहा था कि इसमें समय डालना और समय निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ 12% है तो इतना स्पेसिफिक सेक्टर और वो रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड अगर आप पोर्टफोलियो बनाएं, जो आपके चार फंड है, मेरा ही, पराग पारिक, मोतीलाल ओसवाल और निपॉन, वो आप होल्ड कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, विच जो बहुत अच्छा फंड है। बट जो आपका ऑटो इंडेक्स फंड है और डिफेंस फंड है और बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो एक 3-4 स्कीम आप शायद रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको आपकी प्रोबेबिलिटी और सेफली आप 12% बढ़ सकते हैं।
आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं अगेन एक ही एएमसी में किए हैं। डिफेंस फंड जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब निकालना है, तो ये सब थीमेटिक फंड से ज़्यादा स्पेसिफिक डाइवर्सिफाइड फंड में डालेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, ऑलराइट, चलिए, सो थीमेटिक जो है वो शायद आपके लिए उतने बेस्ट सूटेड नहीं हो, पर हाँ बहुत ज़रूरी है संजीव जी कि केवल 12,000 की ही सिप में मत अटके रहिएगा, इसको इंक्रीज करते रहिएगा। स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। चलिए, अब हम बात करेंगे, या हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ पाए या नहीं मुझे नहीं पता। अभिषेक जी क्या हैं हमारे पास? अभी अभिषेक हमारे साथ नहीं है, बरेली में रहते हैं अभिषेक। मैं इनका क्वेश्चन लेकर आती हूँ। उनका पोर्टफोलियो हमें छोटा सा पोर्टफोलियो मिला है और अभिषेक इज 29 ईयर ओल्ड। HDFC स्मॉल कैप फंड में 2000 की सिप कर रहे हैं। कैनेरा रोबेको में इन्होंने स्कीम का नाम नहीं बताया, बस कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड लिखा है जिसमें 2000 की सिप कर रहे हैं। निवेश और आगे करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ निवेश करना चाहिए। एक इनके पास HDFC का स्मॉल कैप है और एक कैनेरा रोबेको का एक कोई स्कीम है। 30 साल का नजरिया है। तो अगेन अभिषेक जी, बहुत ही बढ़िया कि आपके पास 30 साल है पहली बात तो और आपने शुरुआत कर दी है। तो आपका जो HDFC स्मॉल कैप फंड तो बहुत ही अच्छा फंड है। 2,000 रुपये आप उसमें जारी रख सकते हैं। कैन रेबेको आपने स्पेसिफिक स्कीम नहीं बताया, बट ओवरऑल फंड हाउस कैन रेबेको का भी बहुत अच्छा है। उसमें आप स्पेसिफिकली आप कैन रेबेको की फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो वो एक फंड देख सकते हैं। और अगर ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा कि आपको एक लार्ज कैप स्कीम और एक आपको एक SBI कॉन्ट्रा फंड है वो आप ऐड कर सकते हैं। बिकॉज वो बहुत ही कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी बोलता है लेकिन बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है। तो SBI कॉन्ट्रा फंड ऐड कर सकते हैं। और एक आप HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 3-4 फंड आप अगर आपको चाहिए तो ऐड करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा पहले तो आप अपना टारगेट रखिए कि कहाँ पहुंचना है 30 सालों में आपको, और वो हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे किस में कितना डालना है। बट जो आपने शुरुआत की है वो बहुत ही बढ़िया है। ओके सर, इनफैक्ट अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? आपको एक लार्ज कैप और SBI का कॉन्ट्रा फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। अभिषेक, आ रही है मेरी आवाज़ आपको? जी जी मैम, नमस्कार मैम। मैं ये जो 1000 से SIP स्टार्ट करना चाहूँगा, तो इसे मैं 10% ईयरली स्टेप SIP में शुरू करूँगा। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1,000 की जैसे इन दोनों में स्टार्ट कर लूँ या फिर 500 की दोनों में स्टार्ट करूँ? 1000 की आपके पास अभी कैपेसिटी कि आप 1000 की सिप शुरू करना चाहते हैं, राइट? ऑलरेडी आप 2,000 की कर रहे हैं। कैनेरा रोबेको का क्योंकि कौन सी स्कीम है आपके पास अभिषेक? कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ओके, तो 2 स्मॉल कैप है इनके पास। ऑल राइट, सो 2 स्मॉल कैप है। और चिराग जी, अगर 1000 रुपये इनको शुरू करना है और एडिशनल, तो आप कहाँ निवेश करने के लिए कहेंगे इन्हें? सो मेरे हिसाब से आप HD कैप ऐड करना चाहिए। ऑलरेडी आप स्मॉल कैप ले चुके हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपको ओवरऑल लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में आपको निवेश करने की प्रोबेबिलिटी देगा। तो आपको HDFC फ्लेक्सी कैप आप कर सकते हैं, या फिर प्योर अगर आपको मिड कैप करना है तो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी ऐड कर सकते हैं। तो आप हजार शायद ये दोनों फंड में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो 1000 कर सकते हैं तो 1 by 1, क्योंकि अभी वो सिर्फ 1000 कर सकते हैं। सो उसको 500 में ब्रेक नहीं करके अभी सिर्फ 1000 एक ही स्कीम में ऐड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो HDFC फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं 1000 रुपये। Okay, so HDFC Flexi Cap would be a better choice for you, अभिषेक जी। बेस्ट ऑफ लक विद योर जर्नी। आपके पास बहुत सारा समय, 30 साल तक आप निवेश करने वाले हैं। आई एम श्योर आप अच्छा रिटर्न कमाएंगे और आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। जसप्रीत सिंह जी का एक और सवाल लेते हैं, और जसप्रीत सिंह जी का पोर्टफोलियो मेरे पास है, लेकर आते हैं आपके लिए स्क्रीन पर। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2500 का निवेश है जसप्रीत जी का। SBI स्मॉल कैप फंड में 2500 का निवेश है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 4000 का निवेश कर रहे हैं हर महीने। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 1500 का निवेश करते हैं, और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1500 का निवेश। टाटा का मल्टी कैप 3000। अब ये अपनी सिप्स को 2500 रुपये से बढ़ा सकते हैं। और क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेना चाहिए इनको, एक नई फंड लें, या फिर ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है इसमें ही बढ़ाएं? 15 से 20 साल का नजरिया है इनका।
सो अगेन बहुत बढ़िया है। आई थिंक आज के जो निवेशक है वो लंबे अवधि का हॉरिजन लेके चलते हैं। वो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर में, जो बहुत ही बढ़िया है। नंबर वन। नंबर टू इज कि आप जो 15,000 की अगर आप एसआईपी कर रहे हैं अभी, और अगर और 2,500 ऐड कर देंगे, अगेन मैं अगर उसको 20 साल तक रखूँ एट 12%, तो आपकी एक 1.73 करोड़ की आपकी एक जमा पूंजी हो जाएगी एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। और जैसे कि मैं कह रहा था कि जैसे स्टेप अप बहुत ही बढ़िया स्टेप है कि आप अगर 10% से अगर हर साल बढ़ा भी दे तो और 20 साल तक रखे, तो यही 1.73 करोड़ आपका 3.5 करोड़ हो जाता है। तो पहले तो अगर आप स्टेप अप कर पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरा, आपका जो सवाल था, जो 2,500 रुपये आपको ऐड करने हैं, हमें कहा, तो आपके अभी के जो स्कीम्स है उसमें मैं बताऊंगा कि एक एक्सिस स्मॉल कैप, अगर आप वो शायद अगर बिकॉज दूसरे वही कैटेगरी में दूसरे फंड भी अच्छे हैं, तो एक्सिस स्मॉल कैप आप निकाल सकते हैं। और एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई प्रो फोकस्ड इक्विटी फंड आप ऐड कर सकते हैं। ये दो अगर आप फंड ऐड कर देंगे, आपके 2,500 रुपया प्लस आपके जो एक्सेस निकालना है, ये दो स्कीम में ऐड कर देंगे, तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा और 12% की ग्रोथ आने की बहुत बड़ी संभावना है इसमें। ओके, सो जसप्रीत इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। जसप्रीत, आप हैं ना हमारे साथ? हेलो हेलो। जस हाय जसप्रीत जी, सॉरी हमने आपका सवाल ले लिया, हम थोड़े से लेट हो गए आपसे कनेक्ट करने में। आपने सुना नो चिराग प्रॉब्लम। जी को? आप और कुछ पूछना चाहेंगे? आपको जो 2500 आपको और ऐड करना है, यही था ना आपका सवाल? हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था कि मैं मल्टी एसेट एलोकेशन में डाल सकता हूँ 2500 या किसी और फंड्स में डालें? ओके, सो थोड़ा सा चिराग जी ने बता दिया। बस चिराग जी, फॉर जसप्रीत जी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि अब हमारे साथ वो लाइव आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए जसप्रीत जी के लिए। 12% पे ग्रोथ। यस, कैन यू जस्ट, हाँ बताइए, क्या आप सलाह देंगे उनको? मल्टी एसेट जो है नहीं ऐड करने की सलाह देंगे ना आप? मल्टी एसेट फंड की, अच्छा सॉरी मैंने सुना नहीं है। तो मल्टी एसेट फंड नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। 10% इक्विटी में डालना है, 10% कमोडिटीज में डालना है, और 10% डेट में डालना है। तो वो हिसाब से वो उसका कैटेगरी बनाया हुआ है। तो एसेट एलोकेशन जो होता है वो एक्चुअली ओवरऑल लेवल पे करना चाहिए, ना कि एक फंड लेवल पे, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज हर तीनों में तो नहीं हो सकती। तो इक्विटी का पैसा इक्विटी को देना चाहिए, डेट का पैसा डेट फंड मैनेजर को देना चाहिए, इसीलिए मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैंने बताया कि आप ये एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई प्रो फोकस्ड इक्विटी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आईसीआईसीआई प्रू की एक स्कीम बताइए, ब्लू चिप स्कीम, राइट? फोकस्ड इक्विटी। फोकस्ड फोकस्ड इक्विटी। इक्विटी। और एसबीआई की एक कॉन्ट्रा स्कीम जो है, वो चिराग सजेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके पोर्टफोलियो में और चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे, तो इन पर जरूर नजर डालेगा। मल्टी एसेट, क्योंकि उसमें मल्टीपल एसेट्स होते हैं, तो उसकी आपको कितनी जरूरत है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, उसे देखने की जरूरत होगी। ओके, ऑलराइट चिराग, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आज के सेशन को हम यहीं रैप करते हैं।